प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये बहुत वाइड एरिया है, हमारे पास बायोटेक एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, टू मच एप्लीकेशन, लेकिन वो सारी हमारे सिलेबस में तो नहीं है। तो सिलेबस में अपन इसकी लिमिटेड एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, है ना। सिलेबस में अपन देखते हैं तो एक तो क्या है हमारे पास एप्लीकेशन इन द एग्रीकल्चर, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में फुल डिटेल है, इसके अपन काफी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में। उसके बाद है थेरेपेटिक्स, मेडिसिन बनाना, ठीक है। इसके अलावा है डायग्नोस करना, इसके बारे में आपने काफी कुछ सुना है, अभी हाल फिलहाल हमने बायोटेक को बहुत ज्यादा यूज किया डायग्नोस के अंदर, लाइक द आरटी-पीसीआर, आरटी-पीसीआर अपने कोविड का जो भी टेस्ट किया वो सारा क्या था, आरटी-पीसीआर। इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन, बायो रिमीडिएशन, ये भी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इसके बारे में काफी समझेंगे अपन, काफी चर्चा चली इसके बारे में। और साथ में प्रोसेस्ड फूड, ठीक है। तो ये कुछ फील्ड है जो हमारे एनसीईआरटी में छोटे-छोटे वर्ड्स की फॉर्म में दिए हुए हैं, एग्रीकल्चर में, थेरेपेटिक्स में, डायग्नोस्टिक में, एनर्जी प्रोडक्शन में, बायो रिमीडिएशन में या फिर प्रोसेस्ड फूड, दीस आर द फ्यू एप्लीकेशंस, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन इन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या-क्या एप्लीकेशंस हैं और कैसे हमने इसको एग्रीकल्चर में यूज किया है। उससे पहले अपन जनरल बात करते हैं, अपन जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं, है ना, तो एग्रीकल्चर में हमारी सबसे पहली एप्लीकेशन है एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। हमें क्या करना है, फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना है। जैसे एक जनरल बात करते हैं, विटामिन की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, कैल्शियम की बात करते हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी है, आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो हम टैबलेट क्यों खाएं? हम ऐसा फूड खाएं, उस फूड के अंदर ही क्या हो रहा है, विटामिन ए सफिशिएंट हो, आयरन सफिशिएंट हो, कैल्शियम सफिशिएंट हो, तो फूड के थ्रू ही हमारी बॉडी की जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाएगी, तो हमें अलग से कोई सप्लीमेंट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी टारगेट को रखकर हमने क्या किया है, कुछ वैरायटीज बनाई है जिसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को हमने क्या किया है, बढ़ाया। और ये मान के चलो बच्चों, ये लगभग हर साल का क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। इसका एग्जांपल है विटामिन ए एनरिच्ड राइस, विटामिन ए एनरिच्ड राइस, जिसका नाम क्या था, गोल्डन राइस, गोल्डन कलर के बेस पे नाम दिया गया, इट इज द गोल्डन राइस। ये जो गोल्डन राइस है, इस गोल्डन राइस के अंदर हमने किसकी क्वांटिटी को बढ़ाया है, विटामिन ए, विटामिन ए। अब सब बच्चे जानते हो कि विटामिन ए किससे बनता है, बीटा कैरोटीन से। तो क्या किया हमने यहां पर, बीटा कैरोटीन का जीन ट्रांसफर कर दिया। क्या इस प्लांट के अंदर हमने बीटा कैरोटीन का जीन लिया, इसके जीन को हमने कहां भेज दिया, गोल्डन राइस। अब गोल्डन राइस हम खाएंगे तो बॉडी में बीटा कैरोटीन आएगा और उसको हमारी बॉडी किसमें बदल लेगी, विटामिन ए के अंदर, विटामिन ए के अंदर। और ये जो हमने जीन लिया है बीटा कैरोटीन का, ये जीन हमने किससे लिया है, एक प्लांट है जिसका नाम है डैफोडिल, एक प्लांट है इसका नाम है डैफोडिल। डैफोडिल प्लांट से हमने क्या निकाला है, ये बीटा कैरोटीन का जीन। लगभग आप सब बच्चों ने ना, ये मान लो डैफोडिल का प्लांट देखा होगा, ये जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल की जो बुक्स होती है ना, उन बुक के फ्रंट पेज पर एक बहुत ही सुंदर सा येलोइश कलर का फ्लावर बना होता है, वो डैफोडिल प्लांट है। और कुछ कॉन्वेंट स्कूलों के नाम भी होते हैं डैफोडिल कॉन्वेंट स्कूल, तो काफी सुंदर सा फ्लावर होता है येलोइश कलर का। तो उस प्लांट से क्या निकाला गया, बीटा कैरोटीन का जीन, और वो जीन किसमें भेजा गया, गोल्डन राइस। या एक बैक्टीरिया भी है अर्वीनिया, या तो डैफोडिल से या फिर अर्वीनिया से, डैफोडिल से अर्वीनिया से हमने बीटा कैरोटीन का जीन निकाला है और किसमें भेजा है, प्लांट में, जिसका नाम क्या है, इसका गोल्डन राइस। अब सब बच्चे जानते हो कि विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में एक डिसऑर्डर होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। तो जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर ये जो वैरायटी है, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। ये आया हुआ क्वेश्चन है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर गोल्डन राइस को नाइट ब्लाइंडनेस के ट्रीटमेंट में यूज किया जा रहा है। क्यों, नाइट ब्लाइंडनेस की डेफिशिएंसी का कारण क्या है, विटामिन ए। बस यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नाइट ब्लाइंडनेस जो डिसऑर्डर होता है ना, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कॉन्जेनिटल भी होता है और ये डेफिशिएंसी से भी होता है। ये कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर भी है, इसका जीन भी एक्स क्रोमोसोम पर है। तो बस ध्यान रखना है, हमें जो क्वेश्चन आता है क्लासिकल जेनेटिक्स से कि नाइट ब्लाइंडनेस को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, डिपेंड करेगा हमारे पास अदर ऑप्शन क्या है ना। ध्यान रखना, कॉन्जेनिटल एज वेल एज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो डेवलपिंग कंट्री में नाइट ब्लाइंडनेस की कमी के लिए, नाइट ब्लाइंडनेस के ट्रीटमेंट के लिए गोल्डन राइस को यूज किया जाता है, ठीक है। और ये तो मान लो इसको इस तरह से समझो कि फसलों को दो तरह का नुकसान होता है, एक तो कटाई से पहले और एक कटाई के बाद। कटाई के बाद का मतलब क्या है, हार्वेस्टिंग के बाद का मतलब क्या होता है, हमने क्रॉप को हार्वेस्ट तो कर लिया, हार्वेस्ट करके रख लिया, लेकिन उसका स्टोरेज पीरियड ज्यादा नहीं है। अगर स्टोरेज पीरियड ज्यादा नहीं है, उसको लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। अगर कोशिश की तो फूड गल जाएगा, वेजिटेबल गल जाएगी, गल गई तो उसकी मार्केट वैल्यू कम होगी, अगर स्पॉइलिंग होगी तो मार्केट वैल्यू गिरेगी। तो हम क्या करेंगे, कटाई के बाद जो होने वाला नुकसान है उसको रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास एग्जांपल है वो है फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो में क्या केस है, पहले जनरल बात करते हैं। जनरल जो हमारा प्लांट होता है टोमेटो, इस टोमेटो के अंदर एक जीन होता है, वो जीन क्या बनाएगा, एक एमआरएनए। वो एमआरएनए जब ट्रांसलेट होगा तो ट्रांसलेट होकर क्या बनेगा, एक प्रोटीन दैट विल वर्क एज ए एंजाइम। ये जो प्रोटीन बना है, ये यहां एक एंजाइम का काम करता है। उस एंजाइम का नाम होता है पॉलीगैलेक्टोरोनेज। क्या नाम है इसका, पॉलीगैलेक्टोरोनेज, ठीक है। जीन क्या बना रहा है, एमआरएनए बना रहा है, एमआरएनए क्या बना रहा है, प्रोटीन, और प्रोटीन एक एंजाइम का काम कर रहा है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टोरोनेज। अब ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम बनने के बाद पेक्टिन को डिसॉल्व करेगा। और सारे बच्चे ये बात जानते हो कि अगर पेक्टिन डिसॉल्व हो गया तो क्या होगी, सेल सेपरेट हो जाएंगे, और अगर सेल सेपरेट होगी तो फ्रूट में क्या हो जाएगी, सॉफ्टनिंग। अगर पेक्टिन डिसॉल्व हो गया तो फ्रूट में क्या होगी, सॉफ्टनिंग। और ये जो फ्रूट है टमाटर का, ये अगर एक बार सॉफ्ट होना शुरू हो गया तो अब हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, या तो खा के खत्म करो या फेंक के खत्म करो, लेकिन हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। और अगर कोशिश की तो बाकी फ्रूट को भी क्या कर देगा, गला देगा, बाकी खराब कर देगा, सड़ा देगा। तो हम इसको या तो फेंक के खत्म करना है या जो भी करना है, बट हम इसे स्टोर नहीं कर सकते। इसका मतलब टोमेटो एक ऐसा फ्रूट है, इसका स्टोरेज पीरियड कम होता है, इसका जो स्टोरेज पीरियड है वो कम होता है, इसको लंबे टाइम तक हम स्टोर नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो क्या किया जाता है, ये जो टमाटर होता है, ये जब ग्रीन स्टेज में होता है, तो ग्रीन स्टेज में क्या की जाती है, इसकी हार्वेस्टिंग। ग्रीन स्टेज में इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, और हार्वेस्टिंग करके अब ग्रीन टमाटर को डेस्टिनेशन पर पहुंचाया जाता है। डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के बाद में अब इथाइलिन की हेल्प से क्या करवाई जाती है, इसकी राइपनिंग। इथाइलिन की हेल्प से क्या करवाएंगे, राइपनिंग। और राइपनिंग करवाने के बाद हम इसकी क्या करेंगे, मार्केटिंग। क्या करेंगे, मार्केटिंग। इसका मतलब अब अपन ये जो राइपनिंग करवा रहे हैं, ये हम
नेचुरल नहीं होने दे रहे, हम आर्टिफिशियल करवा रहे हैं। हम उसको इथाइलिन देकर राइपनिंग करवा रहे हैं, लेकिन इस राइपनिंग में, आर्टिफिशियल राइपनिंग में कहते हैं कि फ्रूट के अंदर वो फ्लेवर ऐड नहीं हो पाते जो नेचुरल राइप होने में होते हैं। नेचुरल फ्लेवर में, नेचुरल राइपनिंग में फ्लेवर ज्यादा आएगा, लेकिन अगर हमने आर्टिफिशियली इसको राइपनिंग किया तो उसमें वो फ्लेवर नहीं आएंगे। चलो चेक करो इसको अच्छे से। अब हमें क्या करना है, हमें इसका स्टोरेज पीरियड बढ़ाना है। स्टोरेज पीरियड को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए सिंपल सा काम क्या करते हैं, ये जो यहां एमआरएनए बना है, ये जो एमआरएनए बना है, एक छोटा सा काम करते हैं ना, बिल्कुल छोटा सा, इस एमआरएनए का एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लाकर जोड़ देते हैं। अगर मेरे एमआरएनए पर एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लाकर जोड़ दिया तो इसका मतलब अब ये मेरा एमआरएनए क्या हो गया, डबल स्ट्रैंड हो गया। क्या हो गया मेरा ये डबल स्ट्रैंड, और अगर एक बार ये डबल स्ट्रैंड हो गया इसका मतलब अब ये ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। चलो मॉलिक्यूलर याद करो कि एमआरएनए कभी डबल स्ट्रैंड नहीं होगा। क्यों, अगर आपका एमआरएनए ये है, या आपका एमआरएनए है, इस एमआरएनए पे क्या है, कोडोन है। याद है सब बच्चों को, अभी मॉलिक्यूलर डिस्कस करेंगे हम। कोडोन है, कोडोन पर कौन आएगा, एंटीकोडोन, और वो एंटीकोडोन जो आएगा, वो जो एंटीकोडोन आएगा वो क्या लेकर आता है, अमीनो एसिड, ठीक है, और वो किसके पास होता है एंटीकोडोन, टीआरएनए के पास। अब अगर मैंने इस एमआरएनए को डबल स्ट्रैंड कर दिया, ये मैंने इसको कर दिया डबल स्ट्रैंड, तो बताओ बच्चों क्या टीआरएनए अब एमआरएनए से जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी बताइए। लेकिन एनसीईआरटी में इतना नहीं है बच्चे, आपको याद क्या करना है वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो अब क्या किया गया, अब ये काम करके हमने इसकी एक वैरायटी बनाई जो नाम था फ्लेवर सेवर टोमेटो। इसका शेल्फ लाइफ हमने क्या किया, बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया इसका शेल्फ लाइफ, हमने एमआरएनए का ट्रांसलेशन रोक लिया। एमआरएनए का ट्रांसलेशन रोक लिया तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, इसका मतलब वो राइप नहीं कर पाएगा, तो स्टोरेज पीरियड उसका बढ़ गया। तो ये पॉइंट याद करना है कि क्या किया गया, इसके स्टोरेज पीरियड को बढ़ाया गया है, राइपनिंग को क्या किया गया है, डिले। ये याद करने वाली चीज है। दूसरा पॉइंट, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किया, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। क्या मतलब है कि जो एमआरएनए हमारा बन रहा था इसके साथ हमने इसका एंटी सेंस स्ट्रैंड लाकर और जोड़ दिया, एंटी सेंस स्ट्रैंड लाकर जोड़ दिया, तो ये एमआरएनए क्या हो गया हमारा, डबल स्ट्रैंड हो गया, तो ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा। तो दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। तीसरा, बाय दिस टेक्निक द एक्टिविटी ऑफ पॉलीग्लाइकोलाइसिस एंजाइम इज इनहिबिटेड। तीसरा पॉइंट ये याद करना है, 3 पॉइंट अच्छे से याद करना है। पहला, शेल्फ लाइफ को बढ़ाया गया, 3 पॉइंट पे काम करना है मेनली। शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया गया, कौन सी टेक्नोलॉजी, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी, और कौन से जीन का, कौन से एंजाइम को बनने से रोका गया, पॉलीग्लाइकोलाइसिस एंजाइम। ये 3 पॉइंट अच्छे से याद करने में, कौन कौन से, पहला शेल्फ लाइफ पर, नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस। अब ये भी एनसीईआरटी में हेडिंग है ना, जैसे कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, ये सब क्या है, एबायोटिक स्ट्रेस है ना। अब एक सिंपल सी बात करते हैं, इनमें से कोई एक पकड़ ले, जैसे कोल्ड की बात करते हैं, है ना। अपन सिंपल सी बात करते हैं, अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिका हो गया, हिमालयन रीजन हो गया, जहां पे टेंपरेचर बहुत कम होता है। टेंपरेचर कितना होता है यहाँ पे, -50, -60, -70, -80, ये टेंपरेचर होते हैं। क्या इस टेंपरेचर पर नॉर्मल लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, बताओ बच्चों। लाइफ पॉसिबल होती है या नहीं होती, बिल्कुल सही नहीं होती, लेकिन कोई तो रह रहा है, कोई ना कोई वहां है या नहीं है, अब ये बताओ। वो तो मैं पूछ रहा हूं, कोई तो है और वहां जिंदा है, इसका मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म वहां रह रहा है वो उस टेंपरेचर के लिए अडेप्ट है, उस एक्सट्रीम लो टेंपरेचर के लिए वो अडेप्ट है, और उसके एडेप्टेशन का कारण उसका जेनेटिक लेवल है, उसका जेनेटिक लेवल कह लो, जेनेटिक कंपोजिशन, मतलब कोई ना कोई जीन उसमें ऐसा है जो उसको लो टेंपरेचर के लिए टॉलरेट दे रहा है, टॉलरेंस दे रहा है, जिसके कारण वो वहां जिंदा है। तो हम क्या करेंगे, हम उस जेनेटिक कंपोजिशन में से उस जीन को निकाल लेंगे, उसको वहां से निकाला, और वहां से निकालकर हमने इसको अदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया, और अदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करके अदर को भी हमने क्या किया, उसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दी। क्लियर। उसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। बायो फार्मास्यूटिकल के अंदर हमारे पास एग्जांपल है हीरोडिन। हीरोडिन सब बच्चे जानते हो, हीरोडिन वर्क एज ए एंटी कोएगुलेंट, और नेचुरली ये किसमें मिलता है, हीरोडिनेरिया, जिसे कॉमन भाषा में क्या कहते हैं, लींच। क्या कहते हैं, लींच, हीरोडिनेरिया, है ना। अब याद करो हीरोडिनेरिया क्या करता है, ये एक सैंग्रीवोर है, जब गाय भैंस का खून पीता है तो क्या करता है, वहां पे कट लगाएगा, कट लगाते हुए सलाइवा का सिक्रीशन कर देगा, उसके सलाइवा में क्या है, हीरोडिन, जो ब्लड का कोएगुलेशन नहीं होने देगा और जी भर के खून पिएगा। तो इसमें बेनिफिशियल प्रॉपर्टी क्या है, नोट करो कि ये ब्लड के कोएगुलेशन को रोकता है, ब्लड के कोएगुलेशन को रोकता है, तो क्या करता है, एज एंटी कोएगुलेंट। तो मेडिकल साइंस के अंदर अब ये प्रॉपर्टी हमारे काम आती है एंटी कोएगुलेशन की, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के कारण हम इसे कहां काम लाते हैं, ब्लड बैंक में। कहां काम लाएंगे इसको, ब्लड बैंक में। बॉडी से बाहर आने के बाद ब्लड की प्रॉपर्टी क्या, कोएगुलेट होने की। अगर वो ब्लड कोएगुलेट हो गया तो किसी काम का नहीं है, तो काम में हीरोडिन मिला दो, हीरोडिन उसका कोएगुलेशन होने देगा, रोक देगा, बिल्कुल सही, कोएगुलेशन रोक देगा, तो ब्लड को आराम से स्टोर कर पाएंगे। इज इट क्लियर। तो ये हमारे काम की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा कई बार आपने चीज नोट की हो ना कि कई बार हमारी बॉडी में जब आईवी लगता है, जब अपन सिरिंज लगवाते हैं ना, कोई ड्रिप लगवाते हैं, तो ड्रिप हटाने के बाद में वो जो एरिया होता है ना, हाईली पेनफुल एरिया होता है, उस एरिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है वहां पे, तो हाईली पेनफुल कंडीशन होती है। तो डॉक्टर आपको एक लोशन देता है, वो लोशन किसी के पास देखना, उसके क्या लिखा है, हीरोडिन। तो लोशन लगा के हल्की सी रबिंग करनी होती है, हल्का सा उसको मसाज करेंगे तो वहां से क्या क्लॉट को हटा देगा, तो पेनफुल कंडीशन हमारी खत्म हो जाएगी। तो मेडिकल साइंस में हम हीरोडिन को काफी काम लाते हैं। इसके अलावा ये जो अपने बड़े-बड़े हॉस्पिटल होते हैं ना, जिनके एंटीबायोटिक्स नंबर बहुत ज्यादा रहते हैं, 45 50 एंटीबायोटिक लगते हैं सीवियर इन्फेक्शन के केस में, तो उस केस में क्या होता है कि जो ये लगाते हैं ना, नीडल लगाते हैं, जो पाइप लगाते हैं, वो थोड़ा हाथ से या गले से आती है तो हार्ट तक जाती है। तो एंटीबायोटिक लगाने के बाद में उनको क्या करना होता है, उसको वॉश आउट करना होता है, ताकि उसमें किसी तरह से ब्लड क्लॉट ना हो जाए। अगर उस पाइप में ब्लड क्लॉट हो गया तो यार वो ब्लॉक हो जाएगी, उस मेडिसिन पहुंचा नहीं पाएंगे। देखना कभी आपको मौका मिले तो वो क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाने के बाद में, मेडिसिन देने के बाद में हीरोडिन से वॉश आउट कर लेते हैं, ताकि वहां ब्लड क्लॉट ना रह जाए, क्योंकि क्लॉट अगर रह गया तो क्या होगा, मेडिसिन जा नहीं पाएगी, है ना। तो काफी ज्यादा इसको मेडिकल साइंस में हम काम लाते हैं, हीरोडिन। अब हीरोडिन का हमने क्या किया, हीरोडिन का हमने आर्टिफिशियल जीन बनाया। आर्टिफिशियल जीन बनाकर इस आर्टिफिशियल जीन को हमने किस में ट्रांसफर किया, ब्रेसिका नेपस, और ब्रेसिका नेपस के जो सीड थे, सीड से हमने क्या कलेक्ट किया, हीरोडिन। क्या कलेक्ट किया, हीरोडिन। जो आपको याद रखना है वो क्या है, हीरोडिन वाज द फर्स्ट
एनिमल प्रोडक्ट, फर्स्ट एनिमल प्रोडक्ट टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, फर्स्ट एनिमल प्रोडक्ट टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। 3 पॉइंट याद रखने, पहला हेरोडिन इज एंटी कोएगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट, दूसरा हेरोडिन किसमें बनाया गया, ब्रेसिका, नेपस, और तीसरा पॉइंट फर्स्ट एनिमल प्रोडक्ट टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, फर्स्ट एंड टू यूज वीडीसाइड्स या फिर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट। ये बच्चे थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर जाएंगे, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है दिस एप्लीकेशन पे इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज्ड बाय प्लांट। अब इस एग्जांपल को आप इस तरह से समझो, छोटी सी बात करते हैं कि आपके पास पॉकेट मनी की फॉर्म में एक छोटी सी अमाउंट है 5000 रुपीस, आपके पास पॉकेट मनी की फॉर्म में। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप खर्चा मत करो, मैं आपको ये कहूंगा कि आप फालतू खर्चा मत करो। आपको खर्चे में से नहीं रोक रहा हूं, आपको फालतू खर्चे रोक रहा हूं। क्या करूं, आपके खर्चे को पहले से कम करने की कोशिश कर रहा हूं, जीरो नहीं कर रहा, कम कर रहा हूं। अगर मैं आपके फालतू खर्चे रोक देता हूं तो आपके पास जो मनी है, रिजर्व मनी है, वो लंबे टाइम तक चलेगी या कम टाइम तक चलेगी, बताओ। अगर आप फालतू खर्चे रोकते हो तो आपके पास पैसा लॉन्ग टाइम तक चलेगा, चलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें प्लांट को इस तरह से मॉडिफाई करना है कि प्लांट सॉइल से मिनरल एब्जॉर्ब तो करे, मिनरल एब्जॉर्ब करे, परंतु कितने, जितने इसकी रिक्वायरमेंट है, जितने उसको रिक्वायर्ड है, जितने उसको चाहिए उतने एब्जॉर्ब करे, एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब ना करे, एक्सेस एब्जॉर्ब ना करे। अगर प्लांट ने एक्सेस एब्जॉर्ब कर लिए तो सॉइल के अंदर मिनरल्स की कमी होगी, और एक बार सॉइल में अगर मिनरल्स की कमी होगी तो सॉइल आपकी एग्जॉस्ट हो जाएगी, और सॉइल एग्जॉस्ट होगी तो किसी काम की नहीं रहेगी। तो हमने क्या किया, हमने उसको मिनरल एब्जॉर्ब करने से नहीं रोका, हमने उसका तरीका बदला कि उतने एब्जॉर्ब करे जितनी उसकी जरूरत है, एज पर द रिक्वायरमेंट, ताकि सॉइल हमारी अर्ली एग्जॉस्ट ना हो। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, इसकी ब्रैकेट में क्या लिखी हुई है वो पढ़ना, उससे आराम से कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। टू प्रिवेंट अर्ली एक्सुडेशन ऑफ द सॉइल, टू प्रिवेंट अर्ली एक्सुडेशन ऑफ द सॉइल, ताकि हमारी सॉइल लंबे टाइम तक फर्टाइल रहे, क्योंकि सॉइल अगर खराब होगी तो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। ऐसी जमीन की कोई वैल्यू नहीं है जिसकी सॉइल खराब हो चुकी होती है। टू प्रिवेंट अर्ली एक्सुडेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, या एनसीईआरटी की लाइन है, बस इस लाइन को अच्छे से समझना है, इस लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद है पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, ये एनसीईआरटी में डिटेल टॉपिक है, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप। ये हमारा सबसे बड़ा टारगेट है, हमें पेस्ट के अगेंस्ट क्या डेवलप करनी है, रेजिस्टेंस। पेस्ट के अगेंस्ट हमें यहां रेजिस्टेंस डेवलप करनी है, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट इंक्रीज यील्ड एंड रिड्यूस वेलियंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड। हमारी एक जनरल टेंडेंसी क्या है, हमारी जनरल टेंडेंसी क्या है कि हम पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल काम लाते हैं, इन केमिकल को हम क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स। बट पेस्टिसाइड्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि पेस्टिसाइड जो होते हैं वो ह्यूमन के लिए भी हाईली हैजार्डस होते हैं। पेस्टिसाइड्स हमारी सॉइल को भी खराब करते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या दिखाते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। फिर पेस्टिसाइड्स का हमें जो कॉस्ट है वो बियर करना पड़ता है। पेस्टिसाइड्स को अगर हमें यूज करना है तो हमें मार्केट से खरीदने पड़ेंगे, खरीदने के लिए हमें कॉस्ट देनी पड़ेगी। अब अगर मैं इस पेस्ट के अगेंस्ट प्लांट में रेजिस्टेंस डेवलप कर दूं, अगर मैंने इस पेस्ट के अगेंस्ट प्लांट में रेजिस्टेंस डेवलप कर दी, तो बताओ बच्चों, क्या अब मेरे को पेस्टिसाइड पे डिपेंड रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा। मैंने प्लांट को ही पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस बना दिया, तो पेस्ट को रोकने के लिए मेरे को भी पेस्टिसाइड की जरूरत है या नहीं है, बोलो जल्दी बोलो। तो हमारी एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है कि हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना है, हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स पर डिपेंडेंसी को बढ़ाना नहीं है, डिपेंडेंसी को कम करना है, क्योंकि वो पेस्टिसाइड्स हमारी हेल्थ के लिए हाईली हैजार्डस है। आज वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इंडिया की बात करें, अगर कैंसर इतना ज्यादा फैल रहा है, कैंसर इतना ज्यादा हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं, डेली आप लोग पढ़ते हैं कि हमने बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज किए हैं और वो पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आज हमारा सबसे बड़ा टारगेट क्या बना है कि हमें पेस्टिसाइड्स पर अपनी डिपेंडेंसी को कम से कम करना है, ठीक है। तो इसके दो एग्जांपल एनसीईआरटी में मेंशन है, दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट और दूसरा है निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट। यही एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा डिटेल है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट और दूसरा निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट को डिटेल समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलेंगे, बीटी क्रॉप। बीटी क्रॉप के थ्रू हम इस पूरे एग्जांपल को डिटेल में समझेंगे, एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ेंगे आप लोग इसकी। बीटी क्रॉप का डिटेल केस हम स्टडी कर रहे हैं। बीटी क्रॉप में क्या होता है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं बीटी, बैसिलस thuringiensis, इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, बीटी, ठीक है। इस बैक्टीरिया में एक जीन होता है जिसका नाम है क्राइजीन। ये क्राइजीन एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है क्राई प्रोटीन। बैसिलस thuringiensis जो है बैक्टीरिया जो है, इसके जीन का नाम क्या है, क्राइजीन। क्राइजीन क्या बनाएगा, क्राई प्रोटीन। और ये जो क्राई प्रोटीन होता है, दिस क्राई प्रोटीन इज टॉक्सिक टू इंसेक्ट। ये जो क्राई प्रोटीन है ये इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक है। 3 इंसेक्ट्स इसमें आते हैं, इन्हें कहते हैं, पहला है लेपिडोप्टेरा, दूसरा है कॉलियोप्टेरा और तीसरा है डिप्टेरा। लेपिडोप्टेरा, कॉलियोप्टेरा, डिप्टेरा। लेपिडोप्टेरा में क्या क्या इंक्लूड होता है, लेपिडोप्टेरा में आता है बर्डवर्म, आर्मीवर्म। कॉलियोप्टेरा में इंक्लूड करते हैं बीटल्स और डिप्टेरा में आते हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटो। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन यहां से होता है कि ये जो क्राई प्रोटीन है, दिस क्राई प्रोटीन इज टॉक्सिक टू इंसेक्ट, व्हिच वन, लेपिडोप्टेरा, कॉलियोप्टेरा, डिप्टेरा। लेपिडोप्टेरा में आर्मीवर्म एंड बर्डवर्म, कॉलियोप्टेरा में बीटल्स और डिप्टेरा में फ्लाइज एंड मॉस्किटो। है कि क्या ये क्राई प्रोटीन बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है या नहीं है। दिस प्रोटीन डू नॉट हार्म बैक्टीरिया। कारण क्या है, क्योंकि बैक्टीरिया में ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इन बैक्टीरिया इट इज फाउंड इन इनएक्टिव फॉर्म। इन बैक्टीरिया इट इज फाउंड इन इनएक्टिव फॉर्म।
वो जो इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है वो इनएक्टिव फॉर्म कहलाती है प्रोटोटॉक्सिन। ये जो प्रोटोटॉक्सिन है, ये प्रोटोटॉक्सिन इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। ये प्रोटोटॉक्सिन किस में बदलेगा? टॉक्सिन में। ये टॉक्सिन एक्टिव फॉर्म है। टॉक्सिन में कब बदलेगा? जब इसे अल्कालाइन पीएच मिलेगा, और वो अल्कालाइन पीएच कहां मिलेगा? गट ऑफ इंसेक्ट। ये प्रोटोटॉक्सिन इनसॉल्युबल होता है, इनएक्टिव होता है। जब इसको अल्कालाइन पीएच मिलेगा तो अल्कालाइन पीएच पे कहां बदलेगा? टॉक्सिन में। ये टॉक्सिन सॉल्युबल होता है, क्या होता है? एक्टिव होता है। और वो पीएच कहां मिलेगी? गट ऑफ इंसेक्ट। टॉक्सिन में बदलने के बाद में ये कहां से जुड़ जाएगा? एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल ऑफ मिडगट। और एपिथेलियल सेल से जुड़कर अब ये क्या करेगा? क्या क्रिएट करेगा? पोर लाइसिस एंड स्वेलिंग। पोर लाइसिस एंड स्वेलिंग, जिनके कारण इंसेक्ट की क्या हो जाएगी? डेथ। क्या हो जाएगी? डेथ। बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट? तो अगर मैं इस जीन को क्रॉप में ट्रांसफर कर देता हूं तो क्या मेरे को क्रॉप में ट्रांसफर करने के बाद अलग से कोई इंसेक्टिसाइड यूज करनी पड़ेगा, या इंसेक्ट अपने आप ही डेथ हो जाएगा? यस, इंसेक्ट ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा। अब हमें अलग से कोई केमिकल स्प्रे नहीं करना। इसका मतलब ये जीन हमारे बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। तो हमने क्या किया? हमने इस जीन को बैक्टीरिया से निकाल लिया। बैक्टीरिया से निकालकर हमने इसको किसके साथ जोड़ा? एग्रो बैक्टीरियम के साथ। एग्रो बैक्टीरियम के साथ जोड़कर हमने कहां भेजा? क्रॉप में। और इन क्रॉप को हमने नाम दिया बीटी क्रॉप। क्या नाम दिया? बीटी क्रॉप। बीटी क्रॉप के एग्जांपल की बात करता हूं तो जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन एग्जांपल है पोटैटो, ब्रिंजल। ब्रिंजल बच्चों एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, ब्रिंजल याद रखना है। पोटैटो, ब्रिंजल, सोयाबीन, कॉटन, सोयाबीन कॉटन, ठीक है, राइस, कॉर्न, टोमेटो। एक ब्रिंजल को छोड़ के बाकी सब एनसीईआरटी में मेंशन है। ब्रिंजल आपको याद रखना है, ब्रिंजल याद रखना है। तो ये जो जीन होता है, अब ये जीन हमारे पास बहुत टाइप का होता है। जीन हैव ए लॉट ऑफ वैरायटी, जीन हैव ए लॉट ऑफ वैरायटी। अब ये जीन में एक स्पेसिफिक बात क्या है कि ये जीन स्पीशीज स्पेसिफिक है। हम कौन सा टाइप यूज करेंगे वो दो बातों पर डिपेंड करेगा। पहला हमारा होस्ट कौन है, और दूसरा हमारा टारगेट पेस्ट कौन है। जीन हमारे पास बहुत तरह का है। जैसे एनसीईआरटी में जो गिवन है उसी की बात करते हैं। एनसीईआरटी में क्या क्या गिवन है? क्राई 1 एबी, क्राई 2 एबी, क्राई 1 एसी। हम क्राई 1 एबी को किसके अगेंस्ट काम लाते हैं? कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर। और इन दोनों को हम किसके अगेंस्ट काम लाते हैं? बॉलवर्म। तो हमें दो चीजें करनी पड़ेगी ना कि हमें कौन सी क्रॉप में किस पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करनी है। तो इन दोनों को ध्यान में रखकर हम अपने क्राइजीन का सिलेक्शन करेंगे। करो रीड को, जल्दी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये हमारा बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis। इसके पास ये क्या है? क्राइजीन। क्राइजीन क्या बनाएगा? आरएनए। आरएनए क्या बना रहा है? प्रोटीन। हमने इस क्राइजीन को क्या किया? प्लांट में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करके क्या बना लिया? बीटी प्लांट। हमने बैक्टीरिया से क्राइजीन को निकाल लिया, क्राइजीन को प्लांट में ट्रांसफर किया, क्या बना लिया? बीटी प्लांट। बीटी प्लांट की जितनी भी सेल है हर एक सेल में क्राइजीन है। क्राइजीन क्या बनाएगा? क्राई प्रोटीन। अब बताओ क्या ये क्राई प्रोटीन बीटी प्लांट को नुकसान करेगा? नहीं करेगा। क्यों? यहां भी इनएक्टिव है। यहां भी क्या बनेगा? प्रोटोटॉक्सिन। तो इसको भी नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? टॉक्सिन क्या? इनएक्टिव। अब इस पर कोई इंसेक्ट आया, कौन है? कोई इंसेक्ट, कौन है? कोई इंसेक्ट। अब जब ये इंसेक्ट इस प्लांट को खाएगा तो इस प्लांट की बॉडी से वो टॉक्सिन कहां चला गया? इंसेक्ट में। और जैसे ही इंसेक्ट में गया, इंसेक्ट में जाते ही क्या मिल गई? अल्कलाइन पीएच। और अल्कलाइन पीएच मिल गई तो अब इंसेक्ट की क्या हो गई? डेथ। क्या हो गई? डेथ। अब मेरे को इंसेक्ट को मारने के लिए अलग से कोई इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करना पड़ा, बल्कि मेरी ये जो क्रॉप है, ये जो मेरी क्रॉप है, ये क्रॉप ही क्या काम कर रही है? इंसेक्टिसाइड। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? बायो इंसेक्टिसाइड। क्या कहते हैं? बायो इंसेक्टिसाइड। ये बच्चों वर्ड इंसेक्टिसाइड में मेंशन है कि जो आपका बीटी कॉटन है, इट इज ए बायो इंसेक्टिसाइड। बीटी कॉटन इटसेल्फ इज ए बायो इंसेक्टिसाइड। हाँ जी, तो most BT toxin are insect specific group. The choice of gene depends upon the crop and the targeted pest. The protein encoded by the gene Cry1AC and Cry2AB किसके लिए? कॉटन बॉलवर्म। Cry1AB किसके लिए? कॉर्न बोरर। एग्जांपल की बात करते हैं तो कॉटन, कॉर्न, सोयाबीन, ब्रिंजल। इसके अलावा और भी इंसेक्ट में मेंशन आपको नोट कराया मैंने।